हेलो दोस्तों। एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी के सीरीज में आज हम क्लास 7th का चैप्टर 7 करेंगे, जो है हमारे आसपास के बाजार। इस चैप्टर में आपको ये समझाऊंगा कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं और इन बाजारों में माल कैसे पहुंचता है और बाजारों से जुड़ी जो श्रृंखला होती है वो कैसे काम करती है। बेसिकली यही तीन एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बाजार क्या है। ठीक है। अक्सर हम लोग बाजार को बाजार के स्थानों से लेते हैं जहां पर खरीदारी और बिक्री होती है। ठीक है। तो ये विभिन्न तरीकों से किए जा सकते हैं, इसीलिए इनके कई नाम दिए जाते हैं, जैसे कि साप्ताहिक बाजार, ठीक है, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या शेयर बाजार भी एक तरह का बाजार है। ठीक है। और जो हमारे आसपास के जो मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं वो भी एक तरह के बाजार हैं। ठीक है। तो इस तरह से बाजार से हम लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाला और ये सब। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाजार से खरीदते हैं, जैसे ये हो गया अचार का डब्बा, हो गया मंजन, हो गया खिलौने, हो गए कंप्यूटर कैलकुलेटर, हो गया मेडिसिन हो गई। ठीक है। सिलाई मशीन, वॉच, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हम लोग बाजार से ही खरीदते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर बाजारों के विभिन्न रूप दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर कापी किताबें मैगजीन मिल रही है, यहाँ पर कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है। ये एक अ, जैसे रिलायंस स्टोर वगैरह है, छोटा सा एक बाजार या बिग बाजार जैसा भी आप देख सकते हैं वैसा है। ठीक। और ये जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं वो हैं। और यहाँ पर ये जो साप्ताहिक बाजार में लगता है कि हर माल इतने रुपए का मिलता है, यहाँ पर सब सारी चीज़ें कापी किताब वगैरह भी दी जा सकती हैं किलो के भाव में। और कुछ जो है जैसे पूजा के यहाँ पे सामान रखे हैं तो हर एक चीज़ जो है एक रेट में फिक्स कर दी जाती है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि साप्ताहिक बाजार क्या होता है। ठीक है। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि साप्ताहिक है। ठीक है। तो ये हफ्ते के जो सप्ताह होता है 7 दिन का, उसमें किसी एक निश्चित दिन में खुलता है। ठीक है। सपोज मान लो 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस हैं एक जिले में। ठीक है। तो आज अगर यहाँ पे मंडे को खुला तो यहाँ फिर ये ट्यूसडे को खुलेगा, फिर यहाँ वेडनेसडे को खुलेगा, फिर यहाँ थर्सडे को खुलेगा। इस तरह से ये अलग अलग जगह पर अलग अलग दिनों में खुलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये साप्ताहिक बाजार हो जाएगा, इस प्लेस में इसको साप्ताहिक बाजार कहेंगे और यहाँ पे इसको और इसको साप्ताहिक बाजार कहेंगे। ठीक है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक ही इंसान जो है जिले में या कई जगह जाकर अपना जैसे आज उसने यहाँ पर दुकान लगा ली और अगले दिन उसने यहाँ दुकान लगाई, फिर उसने यहाँ पर लगाई, फिर उसने यहाँ लगाई, मतलब वो पूरे हफ्ते हर अलग अलग जाकर वो अपनी दुकानें लगाता है। ठीक है। तो उसकी कोई पक्की दुकान नहीं होती है कि वहां पर लगाया और फिर उसको फिर वहीं पर रुकना पड़ेगा। तो वो डेली अपनी दुकान खोलता है और डेली अपनी दुकान को समेट लेता है। तो सेम डे में वो अपनी दुकान को लगाते हैं और शाम होते ही उसको समेट लेते हैं। तो साप्ताहिक बाजार में कोई भी ऐसा नहीं है कि उसकी कोई पक्की दुकानें होती हैं। ठीक है। अब जैसे पक्की दुकानें होगी तो क्या होगा, पक्की दुकानें होंगी तो सबसे पहले उसके दुकान का अगर रेंट होगा तो रेंट देना पड़ जाएगा। दूसरा, अगर वहां पे कोई बिजली का कनेक्शन है तो बिजली का बिल देना पड़ेगा। सरकारी खर्चा है तो सरकारी का जो शुल्क होता है कि आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, व्यापार मंडल और जो सरकार का जो व्यापार करने का जो लाइसेंस देते हैं वहां से आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। ठीक। और जो भी अगर मान लो कर्मचारी हैं, थोड़ा सा बड़ी दुकान है आपकी, 2 3 लोग वहां पर काम करते हैं तो उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पक्की दुकानें होती हैं वहां पर खर्चा बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्या है कि आपने खुद ही दुकान लाया, आप खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो, आपको दुकान खोलना भी है और घर के ही लोग सामान पे तैयार करते हैं और अपने ही घर पे आप लोग स्टोरेज भी करते हो। ठीक है। जो लोग साप्ताहिक बाजार करते हैं तो उससे क्या होता है कि दाम कम हो जाता है। ठीक है। और वो इजी टू मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर अपना ये लेके जा सकते हैं सामान को। दूसरे देश भर में ऐसे हजारों बाजार हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को पूरा करते हैं। ठीक है। अब बहुत मतलब लोग क्या है कि साप्ताहिक जो बाजार है, वीकली जो मार्केट्स होते हैं, इनमें क्यों जाते हैं, इसके क्या रीजन है कि वहाँ वहाँ क्यों जाना उनको पसंद है। तो सबसे पहली चीज वहां पर क्या है कि बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिलती हैं। सस्ते दामों में क्यों मिलती हैं, क्योंकि उनके ये खर्चे बढ़ जाते हैं, किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क और कर्मचारियों की तनख्वाह, ये सब चीजें बच जाती हैं। एक तो ये कारण है उसका सस्ता होने का। दूसरा कि जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है कि पक्की दुकानों की तुलना में उनके खर्चे कौन कौन से कम हो जाते हैं। अब देखो कि साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाली जो चीजें हैं उनको क्या होता है, दुकान अपने ही घर पे रखते हैं। ठीक है। तो अपने घर पे रखते हैं तो अक्सर क्या होता है कि घर के जो लोग होते हैं वही उनकी मदद कर देते हैं, उनको कोई अलग से कर्मचारी नहीं रखना पड़ता, तो उससे उनको कर्मचारी की तनख्वाह वगैरह नहीं देनी पड़ती। दूसरा ये है कि साप्ताहिक बाजार में कई बार क्या होता है कि जिस बाजार में आप गए हो, मान लो यहाँ पर आपने अपना गेहूं चावल वगैरह रखा हुआ है, आपके बगल में भी वही गेहूं चावल बेच रहा है, इसके बगल में कोई गेहूं चावल और बेच रहा है। तो क्या होता है कि एक ये इंसान जो है अपना मनमाना रेट नहीं लगा पाएगा, ये भी अपना मनमाना रेट नहीं लगा पाएगा और ये भी अपना मनमाना रेट नहीं लगा पाएगा। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे में आपस में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचेगा और अपना जो सेफ्टी मार्जिन है, अपना जो पैसा इनकम वो थोड़ा सा सेव करके वो लोग लगभग मतलब कम, आप जैसा मोल तोल करोगे आप
तो वो कम दाम लगाकर भी आपको चीज़ों को दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक दुकान अगर किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांग रहा है तो लोग दूसरी दुकान पे जा सकते हैं जो उसको उस वही सामान कम कीमत पर दे दे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि बार्गेनिंग जो मोल तोल करने का भाव आपका हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरह की सब्जी मंडियां लगती हैं, मान लो किसी बृहस्पतिवार को ही लग रही है या सैटरडे या संडे को ही कहीं लगती हैं, तो फिर उसी दिन लोग जाके अपना पूरा हफ्ते भर का सब्जी वगैरह लेके चले आते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि जरूरत के जब भी सभी सामान वहां पर मिल जाते हैं। जैसे मान लो कोई वीकली बाजार है तो वहां पर आपको सब्जी भी मिल जाएगी। ठीक है, जो जल्दी खराब होने वाली है, मतलब एक हफ्ते तक नहीं चलेगी, आप फ्रीज में अगर रखेंगे तो भले ही चल जाए। दूसरा आपका जो दाल चावल वगैरह है, ठीक है, अनाज के सारे रूप आपको चने और विभिन्न तरह की दालें, चावल के विभिन्न प्रकार, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और सपोज गैस स्टोव वगैरह है तो उसका भी मैकेनिक वगैरह वहाँ पर मिल जाता है आपको। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारी बर्तनों की भी दुकानें वहाँ पर मिल जाती हैं जो हर एक दाम एक करके बर्तन बेचते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ज़रूरतें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह इसके कारण, ये जो 3 कारण मैंने बताए, इनके कारण लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि समीर जो है रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। तो वो क्या करता है कि एक छोटे, वो खुद एक मतलब रेडीमेड जो साप्ताहिक बाजार है उसका एक छोटा सा व्यापारी है। तो ये उन व्यापारी में कपड़े का व्यापारी है वो, तो कपड़ा कहाँ से लेता है? वो शहर के एक जो बड़ा व्यापारी है उससे वो कपड़ा खरीदता है। ठीक, ये मान लो बड़ा व्यापारी है, इससे उसने कपड़े खरीदे तो नीचे आया, अब ये इसके पास आया। अब ये क्या करता है कि हर मतलब सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगह, मतलब हफ्ते के सारे दिन वो संडे वगैरह या किसी एक दिन वो छुट्टी लेके 6 दिन वो अलग अलग जगहों में साप्ताहिक बाजारों में वो कपड़े बेचता है। अब इसके साथ और भी लोग हैं जो कपड़ा व्यापारी हैं, तो ये क्या करता है कि अपना सामान और उन और लोगों का सामान एक छोटी सी मिनी वैन में लेके जाते हैं, जिससे इनका जाने आने का भी खर्चा साझा हो जाता है और उनका उसका भी किराया कम लगता है। और इसकी वजह से अब क्या हो गया, दिवाली पोंगल या त्योहारों में लोग अपने जो वहां पर सेल मार्केटिंग ज्यादा हो जाती है, लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, तो लोग दिवाली पोंगल ऐसे त्योहारों में वो लोग अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं, क्योंकि लोग वहां पर खरीदारी करने के लिए आ जाते हैं त्योहारों में। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं मोहल्लों की दुकानें के बारे में क्या है। अब क्या होता है कि लोगों की जो अक्सर डेली की जो जरूरतें होती हैं, जैसे दूध वगैरह लेना है, ब्रेड लेना है, अंडे वगैरह लेने हैं, या और भी मसाले वगैरह जो रोजमर्रा के काम है कि मतलब हाँ पास में गए वहां से ले लिया। ठीक है, तो वो मोहल्ले की जो दुकानें, इनका कुछ मतलब और भी दुकानें हैं जहाँ पर वो काम करते हैं, मतलब लेते हैं वहां से सामान खरीदते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि वो घर के पास होती हैं। ठीक है, सबसे पहले वो घर के पास है। दूसरा, वो डेली की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। तीसरा ये है कि उनसे हमारा परिचय भी हो जाता है। जब परिचय हो जाएगा तो वो कभी कभी हमें उधार में भी चीजें दे सकते हैं, या फिर वहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा रजिस्टर चल रहा है, जो भी हम महीने में लिए और अगले महीने के एक हफ्ते में हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो इस तरह से वहाँ पे चलता है। अब देखो, ये दुकानें सबसे पहले हमारे मोहल्ले में होती हैं। ये क्या 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 चीजें हमें देती हैं, जैसे डेयरी के दूध वगैरह हमें दे रही हैं, किराना का कोई सामान है, तेल मसाला खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी की कापी किताबें वगैरह, जो हमारी दवाएं की दुकान होती हैं, वो सब होती हैं। अब इनमें क्या होता है, ये पक्का जो है ये स्थायी दुकानें होती हैं, ये ऐसे शिफ्ट नहीं होती हैं, ये हफ्ते में सारे सातों दिन खुली रहती हैं। इससे क्या होता है कि हमें हफ्ते भर में जब भी जरूरत पड़ी, जब भी कोई सामान घर पे घट गया, तो हम वहां से जाके ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि सड़क के किनारे फुटपाथ पे लोग अपने गांव से लेके आते हैं और शहर में रोड के किनारे अपना सब्जियां वगैरह बेच देते हैं, छोटे छोटे दुकान जो फल विक्रेता होते हैं। ठीक है, वो अपने बाग बगीचे से तोड़ के लाते हैं और वहीं पे बेच देते हैं, तो इस तरह से वो छोटी छोटी दुकानें होती हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि उनको बेनिफिट क्या होता है इन मोहल्ले वाली दुकानों से, तो एक तो हर दिन वो खुली रहती हैं, घर के पास होती हैं, दूसरा उनसे परिचय होता है, इससे उधार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पड़ोस की दुकानों में ये बेनिफिट हमें मिल जाते हैं कि हफ्ता में वो किसी भी दिन खुली रहती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये सुजाता और कविता, ये दो लोग जो हैं अपने मोहल्ले की दुकानों में किराने का सामान लेने की गई, तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो जो ये जो मालकिन है वो क्या करती है, वहां पे 2-3 लोगों को उसने किराए पे रखा है, जो उस सामान को मतलब कर्मचारी रखे हुए हैं जिनको तनख्वाह भी देती होगी वो सामान को अरेंज करके रखते हैं और भरते हैं। तो इसने वहां पे मतलब अपनी बोल के सूची लिखवा दी कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए, उसके बाद कर्मचारियों को उसने निर्देश दिया जो लिख रही थी कि ये सब चीजें लेके आके आप बैग भरो। तो फिर अब ये देख रही है कि वहां पर क्या है कि अलग अलग ब्रांड की बहुत सारी दुकानें हैं। दूसरी शेल्फ में मतलब दुकानें क्या है, उस दुकान में बहुत सारी ब्रांडेड साबुन वगैरह हैं। ठीक है, और जो पेस्ट है, टूथपेस्ट है, और ये सब इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पर रखी हुई हैं। ठीक, अब लौटते समय ये नोट करने की बात यह है कि उसने क्या किया कि दुकान के जो मालकिन है उसने नोटबुक में अपने 3,000 की संख्या दर्ज कर दी। ठीक, और वापस कर दी। अब ये नोटबुक इसके पास भी है, सुजाता के पास भी और इनके पास भी। अब यहाँ इनकी नोटबुक में उसने कर दिया कि इतने का बिल हुआ, मान लो 3,000 का बिल हुआ, तो 3,000 उसने इनके नोट पे लिख दिए और अपने वाले रजिस्टर पे भी उसने बड़े रजिस्टर में लिख दिए इनके नाम से। अब क्या हुआ कि हर महीने में वो क्या करते हैं, इनको किराया
जो है, जो भी हमारा सामान होता है पूरे मंथली में जो भी हम खर्च करते हैं वो एक दिन जाके चुका देते हैं अगले महीने। तो इस तरह से ये बेनिफिट होता है कि हमें हर बार उनको कैश देना नहीं पड़ता, उसका पूरा रजिस्टर पे नोट होता रहता है और फिर अगले महीने या जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम लोग उसको चुका देते हैं। तो ये बेनिफिट हमें मोहल्ले की दुकान पे होता है। ठीक है, तो अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किसी भी समय खुली रहती है और दुकानदारों से परिचय होने के बाद होने के कारण वो उधार में भी दे देते हैं। ठीक। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में मैं एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। तो यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे अवश्य अवश्य देख लें। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि मेरे जो नए लोड्स अपलोड्स जो मैं करूँगा वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। इस वजह से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। अब ये शॉपिंग मॉल का एक एग्जांपल दे रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। ठीक है, दो बाजार हमने देख ही लिया ऑलरेडी, एक साप्ताहिक बाजार है, दूसरा मोहल्ले की दुकान है। अब दोनों में अलग अलग बेनिफिट हैं और अलग अलग नुकसान भी। जैसे कि साप्ताहिक बाजार में क्या है कि मोल तोल हम कर सकते हैं। ठीक। और मोहल्ले की दुकान में हम लोग उतना मोल तोल करते नहीं है। उसका बेनिफिट ये है कि वो हमें उधार वगैरह दे देता है, हमें परिचय का रहता है, ये सब चीजें होती हैं। और थोड़ी बहुत हमें ब्रांडेड चीजें भी वहां से मिल जाती हैं। ठीक। अब क्या है, देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। जैसे मान लो कि शहरों में बहुत सारे ऐसे भी बाजार होते हैं जहाँ पर कई तरह की दुकानें होती हैं। जैसे आप लोग कभी गए होंगे मॉल वगैरह, वी मार्ट और फिनिक्स और ये सब जो बहुत सारे मॉल आप देखते हैं, बिग बाजार और ये सब। वहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख के रखे हैं, जैसे वी मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, स्मार्ट मार्केट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया। तो इस तरह से जो बाजार है वहाँ पर क्या होता है कि कई तरह की वहाँ पे दुकानें होती हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे किचन का जो बर्तन है वगैरह वो भी मिल जाएगा, आप किचन के कुकिंग वेयर्स है, बर्तन है वो मिल जाएंगे आपको। सामान जैसे मिर्च मसाले और जितने भी तरह के मसाले हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। वो डेयरी के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अचार वगैरह मिल जाएगा। आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत कपड़े वगैरह भी मिल जाएं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी दुकानें होती हैं। जैसे मॉल मॉल में आप गए, मॉल में क्या होता है कि आपको कपड़े की दुकानें भी मिल रही हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। और मतलब कापी किताब की भी दुकान आपको मिल सकती है, मोबाइल वगैरह की भी दुकानें आपको मिल जाती हैं। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर जब बहुत सारी दुकानें अलग अलग मंजिला में और एयर कंडीशन में आजकल तो दिखती हैं आपको, जहाँ पर ब्रांडेड सामान भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स में जो जिस तरह का बाजार होता है इसको बोलते हैं शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक डिफरेंट टाइप का बाजार है जिसमें एक ही बिल्डिंग में आपको बहुत सारी तरह के आपको ब्रांड और सामान, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी जैसे दुकानें होती हैं जो केवल जैसे एडिडास की हो गई। ठीक है, और जो ब्रांडेड चीजें हैं, नाइक वगैरह के शूज वगैरह हो गए। तो वो क्या करते हैं कि जिनका ऐड आता है, अब वो क्या करते हैं कि ऐड में वो जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो ये चाहेंगे कि आपसे ही वो ऐड का भी पैसा लें। ठीक है, और आपसे बेनिफिट भी कमाएं। तो वो क्या करते हैं कि उसका प्राइस जो है नॉर्मल से हाई रहता है। ठीक है, जैसे मान लो एक ही शूज सेम क्वालिटी का मान लो इधर 500 रुपए का छोटी दुकानों में मिल रहा है, बड़ी दुकान में आपको वही शूज 1,000 या 5,000 या 2,500 का मिलेगा। इसमें वो क्या करते हैं कि इसको ब्रांड, ये ब्रांडेड इसका नाम हो गया, ये ब्रांड लगा दिया, मान लो ये नाइक का शूज है। तो इस नाइक का जो ऐड दे रहे हैं या फिर जहां पर वो दुकानें हैं उसका वो रेंट पे करते हैं। ठीक, उसका जो एसी वगैरह लगा है उसका बिजली का खर्च वो पे करते हैं। ठीक है, और ब्रांडेड में वो जब ऐड देते हैं तो वो ये गारंटी देते हैं कि इतना टाइम पे वो खराब नहीं होगा और इतना चलेगा। तो उस सब चीजों की वजह से इसका प्राइस इतना जम कर जाता है। ठीक है, इतना बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से ऐसा होता है कि ब्रांडेड कंपनियों के जो ब्रांडेड चीजें होती हैं उनके दाम ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो शॉपिंग मॉल में हमें क्या होता है कि प्राइजेज जो हैं वो कीमत ज़्यादा होती है। तो उसका भी जैसे मान लो कि जिसकी आर्थिक क्षमता है, जिसके पास उतने पैसे हैं, तो वही तो उन लोगों को उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बिना ब्रांड, एक हमें एक जनरल कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि जिसमें कोई ब्रांड नहीं होगा। जैसे कि दवाओं में आपने देखा होगा कि जेनरिक मेडिसिन आपकी पैरासीटामॉल भी आती है और कॉलपॉल के नाम से भी आती है और डोलो के नाम से भी आती है। अब जेनरिक जो है, जो किसी भी ब्रांड पे आ जाती है, जेनरिक मतलब उसका अगर पेटेंट हट चुका है दवा का मैन्युफैक्चरिंग का, तो कोई एक कंपनी उसको अपने नाम से नहीं बेच सकती। वो एक जेनरिक सॉल्ट हो गया। बट दूसरी कंपनी जो उसको प्रोडक्ट करती है वो अपने कंपनी के नाम से उसका एक अलग नाम दे देती है। जैसे डोलो एक अलग नाम हो गया, है उसमें पैरासीटामोल ही। ठीक है, लेकिन वो एक ब्रांडेड चीज हो गई, तो उसका दाम आप देखेंगे कि जनरल जेनरिक जो पैरासीटामोल के नाम से आती है और जो डोलो के नाम से आती है, दोनों में प्राइस में काफी डिफरेंसेस होंगे। ठीक, तो इस तरह से ब्रांडेड जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें ज्यादा होती हैं बिना ब्रांड के उत्पादों से। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि लोग जो हैं वहां पर साप्ताहिक बाजार में तो मोल भाव कर लिए, हो सकता है कि वो मोहल्ले की दुकानों में भी मोल भाव कर लें, लेकिन वो मॉल में क्यों नहीं करते? तो सबसे पहली चीज कि मॉल में ब्रांडेड चीजें होती हैं और ब्रांडेड चीजों के साथ ही वहां पर एक प्राइस टैग भी लगा रहता है। जहाँ पे आप जाते हो वहाँ प्राइस टैग लगा होता है और वहां पे लोग बहुत ही कम हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे। वो ये देखेंगे कि इतना ऑफर दे रहे हैं, बस कहीं कहीं पे ये भी लगे रहेगा कि फिक्स प्राइस के बोर्ड लगे होंगे। ठीक है, और ब्रांडेड चीजें होने की वजह से वो लोग कम नहीं करते हैं।
वहाँ पे मोल भाव आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना लेना है लीजिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि उनके खर्चे भी उसी हिसाब से निकलते हैं। ठीक। अब बाजारों, जो बाजार है, बाजारों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक छोटा सा बाजार है, वहां पर आपको दूध डेयरी के भी अंडा एग्स वगैरह आ रहा है। ठीक है। दूध भी आ रहा है, वहां पर ब्रेड भी आ रहा है, वहां पर जैम भी आ रहा है, और वहां पर सब्जियां भी, टमाटर वगैरह या और विभिन्न तरह की जो सब्जियां होती हैं वो भी वहां पर मिल रहा है उस बाजार में। तो क्या यहीं पर वो तो बनते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से तो उनके पास आते हैं। तो उस जो पूरी श्रृंखला होती है, जो एक चैन होती है, जो जो हमारे उत्पादक से और उपभोक्ता तक चलती है, कहाँ तक, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर से जो कंज्यूमर तक जो श्रृंखला चलती है, उसको बोलते हैं मार्केट चैन। ठीक है। अब जैसे दिल्ली में ये थोक बाजार दिखाए गए हैं कि यहाँ पर 10 में से 10 थोक बाजार हैं दिल्ली में, चारों का नाम दिखाया गया, केशवपुर, ओखला, दरियागंज, आजाद नगर। ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे मान लो कि दुकानदार जो है सामान कहाँ से लेके आएगा, जो आपको दुकानदार दे रहा है, ठीक है, आपको जो मोहल्ले की जो आपकी दुकान है वो कहाँ से लाएगा, तो वो किसी अपने से ऊपर से बड़े व्यापारी से लेगा, और ये फिर अपने ऊपर किसी बड़े व्यापारी से लेगा, जो हो सकता है उसका डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का डीलर हो। उसके ऊपर जो एक और बड़ा व्यापारी है, जो हो सकता है उसके स्टेट में जो सप्लाई करता हो, पूरे राज्य में जो सप्लाई करेगा किसी प्रोडक्ट का। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे यहाँ पर एक पार्ले जी का बिस्किट ही आपके पास आ रहा है दुकान में। ठीक है। तो ये जैसे मान लो कि छोटी सी दुकान है, तो इसने सपोज मान लो कि 100 पीस ले लिए। तो इसके ऊपर जो जो इसको डिलीवर कर रहा है, वो हो सकता है कि आपको दिन में 1,000 या 10,000 मान लो वो डिलीवर करता है। तो मतलब 10 लोगों को, 10 नहीं, 100 लोगों को उसने सप्लाई किया। मतलब आपकी तरह जो दुकान है, मोहल्ले की दुकान है, उस तरह उसने 100 दुकानों को सप्लाई की। ठीक है। अब ये जो 1,000, 10,000 जो भी है उसने लिया, ये भी अपने ऊपर किसी से लेगा। ठीक। जो डायरेक्टली कंपनी से डील करता है। अब कंपनी पे आप जाओगे कि भैया हमें 100 पैकेट दे दो बिस्किट, तो कंपनी तो आपको ट्रीट करेगी नहीं, वो तो आपको भगा देगी कि हम यहाँ से इतना काम, मतलब अरे तुम मतलब 5 रुपए 6 रुपए के बिस्किट लेने की जरूरत नहीं है भाई, इतना हम नहीं दे पाएंगे। तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे लेंगे कि 1,000 पैकेट, या बोलेंगे 10,000 पैकेट, इतना का थोक माल वो आपको लेते हैं। तो इस तरह से चीजें ऊपर से नीचे तक चलती हैं। जैसे मान लो यहाँ कंपनी से फिर एक व्यापारी, फिर यहाँ से ये दूसरा व्यापारी, फिर यहाँ से ये तीसरा व्यापारी। तो इसको बोलेंगे उत्पादक। फिर उसके बीच में जितने हैं, ये बड़ा व्यापारी हो गया, ये छोटा व्यापारी हो गया, ये छोटा व्यापारी हो गया, और एक जो मोहल्ले में आपको दे रहा है वो भी एक छोटा व्यापारी है, और इसके बाद जो आपके पास पहुंचता है, और आप हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर। इस तरह से श्रृंखला चलती है। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर वो लोग जो है, जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, वो सारे व्यापारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जैसे मान लो कि कोई सब्जी का थोक विक्रेता है, जैसे मान लो ये किसान है। ठीक। ये इस किसान ने क्या किया, इसके जो 2 खेत हैं, इसने उसने इसने जो है अपने किसान, अपने खेत में मान लो 6,000 kg गेहूं, और फिर दूसरे सीजन में इसने 7,000 kg राइस उगाया। अब तुम मान लो तुम्हारा कंजम्पशन जो महीने का है केवल 30 kg है, बहुत ज़्यादा खाते हैं तो 30 kg आप मान लो गेहूँ खा जाते हो 3-4 लोग। अब मान लो कि तुम सोचोगे कि हम डायरेक्टली जाएंगे किसान से 30 किलो गेहूँ गेहूँ लेने, तो वो तुमको देगा? वो नहीं देगा। ठीक है। क्योंकि उसको पूरा इतना तो बेचेगा, उसमें सपोज मान लो कोई 1 कुंटल एक अपने के लिए बचा के रखा, बाकी तो वो सेल करेगा। या फिर जैसा भी उसको सही लगे, कि मान लो 2 कुंटल अपने रख लिया अपने खाने के लिए, परिवार के लिए, और बाकी वो सेल करेगा। तो आपको वो 30 किलो नहीं देगा। ठीक है। लेकिन अगर वही आप 3,000 या 3 टन जो भी है, 3 टन आप उससे लोगे, तो वो आप 3 टन आपको सप्लाई कर देगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो विक्रेता होते हैं, जो सीधे किसान से लेते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में उसको खरीदते हैं, और उसके बाद फिर वो विभिन्न छोटी छोटी दुकानों में उसको बेचते हैं। जैसे यही मान लो कि ये यहाँ पर आलू हुआ, उसको 7,000 kg उसका आलू हुआ। अब ये 7,000 kg का आलू अगर मान लो कोई कंपनी से इसका सीधे टाई अप है, तो कंपनी ने उसको ले लिया चिप्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। और फिर वो पैक होके बाद में फिर डीलर के पास, छोटे व्यापारी के पास, फिर छोटे व्यापारी के पास, फिर उसके बाद उपभोक्ता के पास, आपके पास पहुंचता है। अगर मान लो कि ये केवल सब्जी मंडी में जा रहा है, तो सब्जी मंडी के पास गया, तो इसमें से मान लो कि उसने केवल 1,000 एक ही सब्जी मंडी में दिया, तो इस 1,000 जो वो है केजी है, सब्जी मंडी वाले ने खरीद लिया। अब सब्जी मंडी वाले ने इसके हिसाब से उसको रेट दिया। ठीक है। सपोज मान लो कि उसने 20 रुपए kg के हिसाब से उसने लिया। ठीक। अब ये जो जिसको देगा, वो उसमें अपना मार्जिन जोड़ेगा, 25 रुपए पे उसको सेल करेगा। तो अब 1,000 वो नहीं लेगा, दूसरा जो छोटा व्यापारी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मान लो कि किसी ने ले लिया कि हम 50 किलो ले लिया। ठीक है। किसी ने और लिया कि हम 50 किलो ले लिया, किसी ने और लिया हम 50 किलो ले लिया। तो इस तरह से ये 50-50 करके इन लोगों ने ले लिया। अब इनसे जो डेली अब बेचने के लिए लोग जो आते हैं, ठेली में जो ठेलिया वगैरह जो
होते हैं जो घर घर जाते हैं दरवाजे में बेचने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10 kg या 20 kg अफोर्ड कर पाते हैं, तो ये यहाँ से लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 10 किलो 20 किलो लिए और फिर आपको सप्लाई किए। इससे क्या होता है कि खेत से लेकर आपके पास जब कोई प्रोडक्ट आता है तो उसकी कीमत में बहुत वृद्धि हो जाती है, ये भी एक कीमत बढ़ने का एक कारण है, इसकी वजह से चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो जब भी कोई थोक बाजार में चीज़ें खरीदता है तो उसको सस्ती चीज़ें मिलती हैं, और जो जो खुदरा होता व्यापारी होता है, जो रिटेलर होता है, उसको चीज़ें महंगी मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बाजार पे, जो थोक बाजार पे चीज़ें सबसे पहले पहुंचती हैं, वहां से फिर वो अन्य व्यापारी के पास पहुंचती हैं, फिर सड़क के किनारे जो छोटा व्यापारी है उसके पास चीज़ें पहुंचती हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं। अब हाँ, ये एक मॉल का एग्जांपल है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जिसमें ब्रांडेड कपड़े होते हैं और 3,000 4,000 की रेट पे होते हैं, तो वो अपनी फ्रेंड सुजाता जो है कविता से कहती है, तो आप चलो हम छोटे मार्केट में तुमको अच्छे सस्ते कपड़े दिला देंगे। अब देखो यहाँ पर एक सब्जी का जो थोक व्यापारी है उसके बारे में बताया गया है। तो ये आफ्ताब है, ये थोक व्यापारी है। इसका काम जो है सुबह 3 बजे से शुरू होता है, और इसमें वो सब्जियां बाजार में जब उसकी पहुंचती हैं तो सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो जाती हैं 3 बजे के आसपास। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि खेतों से ट्रकों में या ट्रैक्टरों की ट्रालियों में सब्जियां भर के आती हैं, और वहां पर उसकी नीलामी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे किसान, जैसे मान लो कि कोई 50 किलो भिंडी लेके आया, तो 50 किलो भिंडी भिंडी की नीलामी होगी, जो लोग उसको लेना चाहते हैं, तो जो ज्यादा रेट देगा किसान उसी को देके चला जाएगा। उसके पास बैठ के उसको बेचने का टाइम तो है नहीं, तो वो देके उसका चला गया। अब ये 50 किलो भिंडी जो है वो उसमें अपना प्रॉफिट निकाल के छोटे विक्रेताओं को देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि आज उन्हें 5 कुंटल फूल गोभी ली और 10 कुंटल प्याज खरीदा, और शहर में उसकी जो और दुकानें हैं, वो गोदाम है, वहां पर उन सब्जियों को रखता है और बेचता भी है। तो जो फुटकर विक्रेता हैं जो आपके घर तक आते हैं सब्जी देने के लिए, वो क्या करते हैं, सुबह 6 बजे के आसपास उसके पास जाते हैं और उससे ये इनमें से ही उनको सेल करता है। ठीक है, और फिर जब इसके 10 बजे के आसपास इसका सारा सामान जो बिक के ये छोटे व्यापारी लेके चले जाते हैं, तो फिर वो अपने घर चला जाता है। अब इन छोटे व्यापारी जो हैं, ये छोटे व्यापारी जाके फिर 10 बजे के बाद अपनी दुकानें खोलते हैं और लोगों को डायरेक्ट बेचते हैं, जो उपभोक्ता के पास सीधे पहुंचता है। तो इस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये श्रृंखला एक कंपनी से या खेत से व्यापारियों के थ्रू, विभिन्न व्यापारियों के थ्रू उत्पाद का जो प्रोड्यूसर से हमारे कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, या फिर खेत से लोगों के प्लेट पर पहुंचती हैं। ठीक, इस तरह से ये श्रृंखला चलती है। तो अब जैसे हमने हर जगह बाजार देखा, विभिन्न तरीके की जगहें हैं, बाजार हैं, और कई बार तो ये जरूरी भी नहीं है कि चीज़ों खरीदने के लिए आपको बाजार जाना ही पड़े। आजकल आप देखते हैं कि ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, जेप्टो है, अमेजन फ्रेश है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे वो खुल गए हैं जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर देने पर या इंटरनेट पे या फ़ोन पे ऑर्डर देने पे आपके घर पे उस चीज़ों को सप्लाई कर लेंगे। तो ये भी एक तरह का बाजार है जिसमें भी आपको अपने घर से निकलने की कोई मतलब तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, वो आपको घर तक पहुंचा देंगे, बस इसका वो थोड़ा बहुत चार्ज डिलीवरी का लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक जो बाजार हो गया। दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, कोई बीमारी वगैरह है, तो आपने देखा होगा कि कोई एक इंसान जो है वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन बाहर वहाँ छोटा सा बैग लिए, टाई वाई पहने वो खड़ा रहता है। ठीक है, और जैसे ही कोई पेशेंट निकला तो वो सर करके अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो क्या करता है, बेसिकली वो मेडिकल जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी ब्रांड देखे होंगे, जैसे सिप्ला, जाइडस करके, इस तरह की जो बहुत कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे मान लो उन्होंने कोई बुखार की नई दवा बनाई या फिर कोई खांसी की नई दवा बनाई, तो वो डॉक्टर को दिखाते हैं कि भैया हमने ये दवा बनाई है और इनको आप देखिए और इससे आपको जो भी बेनिफिट होगा। अब उसमें ये बोलते हैं कि जैसे मान लो कि हम इनमें आपको मतलब आप सेल करेंगे अगर, तो हम आपको कुछ कमीशन देंगे या आपको कुछ गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, जैसे मान लो कि सिप्ला का आपने केस सुना था उसी डोलो टैबलेट को लेके। ठीक है, हाल ही में आपने सुना होगा इसके बारे में, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहे होंगे तो उसमें बहुत सारा जो डॉक्टरों को इन्होंने कमीशन दिया था उसको अपने खर्चे पे नहीं जोड़ा था, इसकी वजह से इनके ऊपर प्रॉब्लम हुई थी। ठीक, तो इस तरह से वो करते हैं, मतलब मार्केटिंग है। आप नई नई चीजें, जो नई मेडिसिन जो लॉन्च हुई हैं या प्रोडक्शन हुई है, उनको डॉक्टरों से परिचित कराते हैं ताकि वो अपने मरीजों को उस दवाओं को रिफर करें और लिखें। ठीक, तो उनको बोलते हैं एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि केवल बाजार की दुकानों से ही वे चीजें चलें। ठीक है, बाजार कभी कभी खुद भी आ जाता है घर पे कि हाँ भाई इन चीजों को बेचो और वो सब चीजें करो। तो ये तो बाजार के विभिन्न रूप हैं जहाँ पे हमें सीधे तौर पे दिखाई देता है कि ऐसे कुछ बाजार है जिनकी हमें, अब जैसे बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जिनकी हमें जानकारी कम है, बिकने और खरीदने की जो चीजें हैं हमें सीधे प्रयोग में नहीं आती। ठीक है, अब जैसे एक किसान है अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद वगैरह यूज करता है। अब जो शहर के लोग हैं जो काम करते हैं उनको, वो कभी भी ऐसे नहीं गए होंगे कि जो खाद और उर्वरक की जो फर्टिलाइजर है और जो जो खाद यूज करते हैं किसान, वो कभी नहीं उनकी दुकानों में गए होंगे।
ठीक है। और ये भी जो उर्वरक है ये भी कुछ खास दुकानों में ही मिलता है। ठीक। और खाद जो है कारखाने से मॉल मॉल जो कारखाने से माल मंगाया जाता है। अब जैसे कार है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस कार में इंजन भी लगा हुआ है, डिफरेंट टाइप का पेंट भी लगा हुआ है, उसकी बॉडी में जो भी ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं और उसमें असेंबल होके तब वो कार बनती है। ठीक। उसका एक्सेल है, टंकियां हैं, गियर्स हैं, पेट्रोल्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे बाहर से आती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी एक ही कंपनी में बने। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में बन सकती हैं और वहाँ से आकर किसी एक जगह असेंबल होती हैं। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग केवल कार ही देखते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से आके लगती हैं। तो एक उस तरह से भी एक बाजार है। अब हम देखते हैं कि बाजार और समानता। ठीक है। क्या हर बाजार में एक इक्वालिटी है? डिफरेंट बाजार क्या अलग अलग है, उसमें कोई अंतर है? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आप जो अभी पढ़े कि साप्ताहिक बाजार। ठीक है। तो साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, उस इंसान के पास पूंजी कम है, पूंजी कम है, सामान कम रखता है, इसी वजह से वो एक स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाता है। और जो पक्की दुकानें होती हैं उसने अपने दुकान को बनवाने में, उसके रैक वगैरह में, और वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन सब चीज़ों को खर्च देने में, सरकारी किराया देने में, उन सब में बहुत खर्च किया होता है, तो उसमें हमारी बड़ी पूंजी लगती है। ठीक है। और जो मान लो कि रिलायंस फ्रेश का स्टोर चला रहा है, अमेजन स्टोर चला रहा है, और जो स्मॉल बिग बाजार है, स्मार्ट मार्केट चला रहा है, वहाँ पे और ज़्यादा पूंजी लगती है। ठीक है। तो हर एक लेवल पे पूंजी का अंतर हुआ पाया जाता है, छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी में इनमें पूंजी में अंतर पाया जाता है। ठीक। अब जैसे यहाँ पे मॉल का पिक दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें, यहाँ पर ये पीवीआर सिनेमा हॉल, इधर और बहुत बहुत सारी, देखो यहाँ पे ब्रांड का ऐड है कैनवास का। ठीक। तो इस तरह से चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे साप्ताहिक बाजार में छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना में बहुत कम करा काम मतलब लाभ कमाता है। अब जैसे छोटा व्यापारी है और कोई बड़ा व्यापारी है, तो जो छोटा व्यापारी है पूंजी कम लगाया है, सामान कम खरीदा है, तो उसको सेल करके भी जो प्रॉफिट होगा वो उसी पूंजी के अनुपात में होगा। दूसरा है कि उसने ज़्यादा पूंजी लगाई है, ज़्यादा सामान लिया है, तो इसी अनुपात में इसको लाभ होगा। तो क्या होता है कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं व्यापारी, वो ज़्यादा लाभ कमाते हैं एज कम्पेयर टू साप्ताहिक वाला। ठीक। अब जैसे है कि सस्ता माल मिलने वाला जो सामान भी कभी खरीद ना पाने के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बताया है कि वो सस्ता माल ना मिलने, मतलब जो सस्ता माल है उसको भी नहीं खरीद पाते। ठीक है। तो मालों में जो महंगी खरीदारी है उसके बारे में तो छोड़ ही दो। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आते हैं या भ्रमण करने के लिए आते हैं, जो भी यहाँ पे कोई चीज़ें खरीदते हैं, तो ये लोग संभव है कि ये लोग उन साप्ताहिक बाजारों में ना जाएं जहाँ पर मोल भाव करना पड़ता है, जहाँ पर चीज़ों को यहाँ के दामों से बहुत कम, जैसे मान लो यहाँ पर कोई कपड़ा आपको 1000 रुपये में मिलता है, तो संभव है कि वहाँ पर वो कपड़ा आपको 250 रुपये साप्ताहिक बाजार में मिल जाए। ठीक है। 250 रुपये मीटर में। तो ये एक अंतर पाया जाता है आर्थिक रूप से, जबकि क्वालिटी गुणवत्ता में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, सिर्फ ब्रांड का ही अंतर होता है। ठीक है। तो हमने सामान के जो उत्पादन से लेकर और हम तक पहुंचने वाली जो बाजार की जो चैन है, मार्केट चैन है, उसको हम लोगों ने देखा। तो एक जगह से उत्पादित होने वाला सामान लोगों को हर जगह कैसे उपलब्ध हो जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है। तो वस्तुओं के बिकने से, वस्तुओं के उत्पादन से ये सीधे सीधे जुड़ी होती हैं। तो बनी हुई जो चीज़ें हैं उनके बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है। अब जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ से सामान जितना बिकेगा उसी तरह से तो यहाँ पर पूंजी बढ़ेगी, पूंजी बढ़ेगी तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा ताकि यहाँ की डिमांड पूरी की जाए। तो ये सब कुछ मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है। मांग और आपूर्ति, जितना ज़्यादा मांग होगी उतना ज़्यादा आप सप्लाई कंपनियां करेंगी प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। और कई बार ये मांग जो है आपूर्ति कंट्रोल की जाती है ताकि मांग की वजह से प्राइस में भी बढ़े, प्राइस में भी वृद्धि हो। आपने सुना होगा अक्सर लोग आलू के दाम और प्याज के दाम और टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक तो चीज़ ये है कि पेरिसेबल गुड्स में आते हैं, जल्दी जैसे खराब हो जाता है, टमाटर जल्दी खराब हो जाता है, प्याज भी सड़ जाती है अगर गीली वगैरह हो गई। तो क्या होता है कि इनके स्टोरेज के लिए जो व्यवस्था की जाती है, लोग क्या करते हैं कि चोरी छुपे, जबकि एसेंशियल गुड्स में आते हैं, तो सरकार इन पे ये करती है कि हर रोग, मतलब ये आम नेसेसिटी है, आप जब भी आप देखोगे घर पे सब्जी बनती है तो इनके बिना शायद ही कभी बन पाए। ठीक है। तो इसकी वजह से मांग ज़्यादा रहती है और सही दाम न मिल पाने की वजह से कभी किसान उसको फेंक देते हैं, और कई बार इतने महंगे में बिकते हैं कि सरकार को फिर उसको कम करना पड़ जाता है। तो ये सब जो है मांग और आपूर्ति से वजह से होता है, इसकी वजह से लोग काला बाजारी भी करते हैं। भले ही सरकार इस पर रोक लगाती है, लेकिन अभी भी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है SDG 12। ठीक है। SDG 12 जिसमें है जिम्मेदारी से जो उपभोग करते हैं और कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये गोल जो है SDG गोल 12 के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से मैंने पहले ही कहा है कि SDG के जितने भी गोल हैं एक पेपर पे आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और उनको पूरा याद कर लीजिए। कई बार उसको मेंस के आंसर लिखने में, कोट करने में काम आ जाता है। दूसरा, आपको PCS के जो छोटे एग्जाम्स हैं उसमें आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है,
इसमें डायरेक्टली आपको मैच करना होता है। तो एसडीजी सारे आपको रटे होने चाहिए। 17 जो गोल हैं, 17 गोल्स हैं और 169 जो टारगेट्स हैं। टारगेट्स भले ही आप ना याद रखें, लेकिन इन गोल्स को जरूर याद कर लें, ठीक है। अब ये 3 जो हैं मैंने पूछे हैं आप लोगों से, 1 2 3 एसडीजी कौन से हैं ये आप कमेंट में मेंशन करिएगा, ठीक है। ये 1 2 3 कौन से हैं, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।